नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि बिहार विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 17 नई पहलें लागू की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में बताया कि इन पहलों को आने वाले समय में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 ईआरओ और 90,207 बीएलओ ने मिलकर 22 साल बाद वोटर लिस्ट को शुद्ध किया है। इसके अलावा 7,000 से अधिक पीएलओ और पर्यवेक्षकों को IIITEM नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया है। आयोग ने मतदान और मतगणना कर्मियों को पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और ईआरओ व एईआरओ को मानदेय देने की शुरुआत की है। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा काउंटर लगाए जाएंगे और भीड़ कम करने के लिए ऊंची इमारतों व सोसाइटियों में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी और हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक नंबर से पूरी तरह मिलाई जाए, ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही वोटिंग कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के दौरान रखी। वहीं आरजेडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सभी मतदाताओं को नए फोटो वाला पहचान पत्र दिए गए हैं, इसलिए ऐसी मांग का कोई औचित्य नहीं है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची सभी दलों को दी जाए, ताकि कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराया ना जा सके। आरजेडी ने साथ ही मतदाता सूची से 3.66 लाख नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाया और नीतीश की सरकार से लोक लुभावन घोषणाएं रोकने की मांग की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। एडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने बताया कि अब तक 17 शव बरामद किए गए। यह हादसा कुर्सियांग से दार्जिलिंग के बीच दिलाराम के पास हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। रोहिणी रोड और गौरीशंकर इलाके में भी भूस्खलन हुआ, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। पंखाबाड़ी रोड की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है, जबकि तिनधरिया रोड खुला है और पर्यटकों को वहीं से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देगी। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में आई भारी बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता जताई है। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। ममता ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई जिलों में तबाही मच गई। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में पुल टूट गए, सड़कें बह गईं और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें, जब तक पुलिस उन्हें सुरक्षित ना निकाल ले। ममता ने बताया कि राज्य सरकार बचाव का पूरा खर्च उठाएगी और उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्वयं उत्तर बंगाल का दौरा करेंगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीला कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सोनी पर शिशुओं के इलाज में लापरवाही और गलत दवा प्रेस्क्राइब करने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें राजपाल चौक से हिरासत में लिया है। जांच में पता चला कि उन्होंने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप लिखी थी, जिसमें डायएथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला केमिकल मानक से 480 गुना अधिक मात्रा में पाया गया। इस जहरीले सिरप से बच्चों को गंभीर रिएक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। इस मामले में तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। सरकार ने अब कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के बाद 11 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी, दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जो तमिलनाडु की श्रीसन कंपनी बनाती है, डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन 48.6% मात्रा में मौजूद था। यह रसायन कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच परासिया ब्लॉक में कई बच्चों ने यह सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की शिकायत दी, जिनमें से 11 की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने डॉक्टर और कंपनी पर
गैर इरादतन हत्या, दवा में मिलावट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु सरकार भी इस मिलावटी सिरप की जांच कर रही है। लद्दाखी शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा बहाल करने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पूर्व सैनिक समेत 4 लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। वांगचुक ने अपने संदेश में लद्दाखियों से शांति और अहिंसक तरीके से संघर्ष जारी रखने का भी आग्रह किया। संदेश उनके भाई सेतन तोरजे और वकील मुस्तफा हाजी के माध्यम से जोधपुर सेंट्रल जेल में उनसे मुलाकात के बाद पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब तक स्वतंत्र जांच का आदेश नहीं आता वह जेल में रहने के लिए तैयार हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक ने छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एनएसए के तहत उनकी हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को पंजाब में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह निर्णय पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने लिया। उपचुनाव आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए हो रहा है। अरोड़ा ने राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट समूह के मानद अध्यक्ष हैं और हाल ही में उन्होंने राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा में 117 सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। वहीं जून में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से राज्यसभा में प्रवेश की अटकलों को खारिज किया था। अब राजेंद्र गुप्ता के उम्मीदवार बनने के साथ उपचुनाव में उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता के रिहर्सल उस समय बाधित हो गई जब राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के 3 सदस्य कार्यक्रम स्थल पर घुस आए और इसे उत्तराखंड की संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। संगठन के सदस्य राघव भटनागर ने प्रतियोगियों के कपड़ों पर आपत्ति जताई और कहा कि पश्चिमी परिधानों में रैंप वॉक यहाँ की पहचान और धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम को जारी न रखने की धमकी दी और प्रतिभागियों से इसे अपने घरों में आयोजित करने के लिए कहा। प्रतिभागियों ने विरोध किया और कहा कि प्रतियोगिता माता पिता की सहमति से आयोजित हो रही है। लॉयंस क्लब रॉयल के निदेशक धीरज मखीजा ने बताया कि क्लब पिछले 5 सालों से यह प्रतियोगिता कर रहा है और इसे महिलाओं को मंच देने के लिए आयोजित किया जाता है। घटना के बावजूद मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को आयोजित हुई। पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली और विवाद सुलझ गया। ब्रिटेन के सेंट्रल लंदन में शनिवार को प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पर लगभग 500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है। प्रोटेस्ट के आयोजकों का कहना है कि इसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने साल जुलाई में फिलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इस संगठन का समर्थन करना और इसके किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना अवैध माना जाता है। गुरुवार को मैनचेस्टर में सिनेगॉग पर हुए हमले के बाद सरकार और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से विरोध स्थगित करने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन बिना रोक टोक के हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ब्रिटेन में प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन में होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती का संकेत है। सरकार ने टोल टैक्स नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 15 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपीआई के माध्यम से टोल भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क देना होगा यदि वाहन में वैध फास्टैग नहीं है। वर्तमान में बिना फास्टैग वाले वाहनों को नकद भुगतान पर 2 गुना टोल देना पड़ता है। पीआईबी की प्रेस रिलीज में बताया गया कि 15 नवंबर से बिना फास्टैग वाले वाहन यूपीआई के जरिए भी टोल जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमित टोल अमाउंट का 1.25 गुना शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य गैर फास्टैग उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा पर
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पोस्टर असली मुद्दा नहीं थे, बल्कि पिछले शुक्रवार की बड़ी सभा में पथराव और हिंसा के बाद कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 10 एफआईआर दर्ज हुई और जांच के लिए 13 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नफीस के स्वामित्व वाले रजा पैलेस को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हुई। डीआईजी ने कहा कि लोग अपने घरों पर पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सभा या मार्च की अनुमति नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.